साथियों नमस्कार। मैं धर्मेंद्र एक शाम देश के नाम के 34वें एपिसोड में ओएनजी से अहमदाबाद एवं एक शाम देश के नाम ग्रुप की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ बहुत ही जुझारू एवं होनहार चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री अभय शर्मा जी हैं, जो इंदौर सीए एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्हें आयकर विभाग और अन्य व्यापार संघों द्वारा अपने अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए आमंत्रित किया जाता रहा है। आप देश की प्रमुख पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में वित्तीय मामलों पर लिखते रहे हैं। श्री अभय जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। धन्यवाद जी। साथ ही मैं आज आमंत्रित करता हूं हमारे संस्था के प्रखर जुझारू व्यक्तित्व श्री जीएस पुरी साहब को, जो आज के कार्यक्रम की मध्यस्थता करेंगे। श्री गुरमिंदर जी, आपका स्वागत है। कृपया आप प्रोग्राम शुरू कीजिए। नमस्कार जी। मैं सर्वप्रथम तो इंदौर के प्रख्यात चार्टर्ड अकाउंटेंट अभय शर्मा जी का इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। खुशामदीद। आपको हम अपने बीच में पाके हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जब बातचीत होगी वैल्यू लेके साथ में जाएंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब भी हम कोई वार्ता सुनते हैं तो अगर कुछ उसमें से वैल्यू रिसीव करके जाएं तो तभी उस वार्ता को सुनने का लाभ है। अगर ऐसे ही बैठे रहें और टाइम पास करने के लिए आधा घंटा 1 घंटा लगा दें तो कोई सेंस नहीं है। तो वैसे हमारा जो मंच है अभय जी, वो सब लोग अभी काफ़ी जागरूक हैं, तो काफ़ी सुनेंगे और वैल्यू ज़रूर हासिल करेंगे। मैं इस मंच अभी आज वाली टॉक का जो है थोड़ा सा ब्रीफ समझा देता हूँ सबको। पहले मैं अभय जी से निवेदन करूंगा कि वे अपनी आज की वार्ता का एक जो समग्र व्यू वो देखते हैं वो बताएंगे। उसके बाद मैं उनके साथ इस सेशन को आगे मॉडरेट करूंगा। और अभय जी का ये कहना है कि वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बोलेंगे, बहुत क्रिस्प रखेंगे। और उसके बाद जब ये मेरा मॉडरेशन का सेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो यहाँ पर लोग उपस्थित हैं उनके कोई भी तो उनका वो सहर्ष उत्तर देंगे। तो मैं अब आपके और अभय जी के बीच में से हटता हूँ और मैं अभय जी को आमंत्रित करता हूँ। आइए सर, आप आज की वार्ता शुरू करें। धन्यवाद पुरी साहब। आदरणीय धर्मेंद्र जी, पुरी साहब, डॉक्टर यशपाल व्यास जी और आज के इस आभासी मंडल में विराजित सभी विदुषीगण, मुझे जो आज कार्य दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था और खासतौर से कोविड के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपने विचार रखने के लिए, तो कुछ 3-4 पॉइंट में मैं अपनी बात को रखूंगा कि सब भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, आर्थिक संकट क्या है और भारत सहित विश्व की सारी सरकारें किन किन बिंदुओं पर आर्थिक संकट के समय कार्य करती हैं। उस कार्य करने के दौरान क्या क्या बिंदु ऐसे होते हैं जिन पर सरकार विचार नहीं कर पाती, जो कि विचार करना जरूरी होता है। यानी परेशानी कहाँ है और इस परेशानी का असर कहाँ होता है, और सबसे आखिरी में इस परेशानी के दौर में आम जनता का, समाज के विदुषी जनों का कहाँ पर रोल होता है, उनके क्या क्या कर्तव्य होते हैं। तो साहब, सबसे पहले हम समझें कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, ऐसा हम सुनते आए हैं। लेकिन अभी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पर भी निर्भर करती है। इसीलिए वैश्विक स्तर पर भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे मिडिल इनकम ग्रुप अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। कोविड-19 का जो आर्थिक संकट आया, उस आर्थिक संकट के समय और आर्थिक संकट के बाद और उसके बाद जो वेव दूसरी आई, इस दौरान जो भी सरकार ने और सरकारों ने जो अपने प्रयास किए हैं उसमें मुख्यतः 2 बिंदुओं पर विचार किया गया। पहला विचार वह वर्ग है जो कि सबसे कमजोर आबादी वाला होता है, जिसमें मजदूर वर्ग, किसान, दैनिक कमाने वाले लोग रोजगार के लिए
गांवों से शहरों की ओर पलायन करने वाले लोग और छोटा मोटा व्यवसाय करने वाले लोग, इस प्रकार से के लोग आते हैं जिन्हें हम लोअर मिडिल क्लास या लोअर इनकम ग्रुप में रखते हैं। दूसरा वर्ग वह है जिस पर सरकारों ने ध्यान दिया है, वह है अर्थव्यवस्था का दूसरा और सबसे मजबूत स्तंभ, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या बिजनेस सेक्टर कहते हैं। इसके अंदर पूंजीगत वस्तुओं का उत्पाद और गैर पूंजीगत वस्तुओं का उत्पाद और उनका व्यवसाय करने वाले लोग आते हैं। तो मोटा मोटा इन दोनों पहलुओं पर, इन दोनों सेक्टर्स पर जो भी राहत पैकेजेस आज तक क्या हैं, सरकार के जो प्रयास हुए हैं वह यहाँ तक जाकर ठहर गए हैं, इसके आगे सरकार नहीं जा पाई है। अलग अलग सरकारी पैकेज, राहत पैकेज सरकारों ने दिए। भारत की सरकार ने लोअर मिडिल ग्रुप के लिए अभी 1.71 लाख करोड़ का एक राहत पैकेज दिया। अमेरिका की बात करें तो 30 करोड़ लोगों के लिए $2 ट्रिलियन यानी करीब 1.51 लाख करोड़ का राहत पैकेज, वो भी कुल 30 लाख की आबादी के लिए, 30 करोड़ की आबादी के लिए। यानी कि यह जो पैकेज है ये भारत के टोटल बजट का 5 गुना है। इतना पैकेज अभी तक दे चुकी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अभी कोई विशेष सेकंड वेव में पैकेज नहीं आया जिसकी हम उम्मीद की जा रही है। अब यह तो हमने बात करी एक छोटे से समराइज वे में कि सरकारें आर्थिक संकट के समय क्या क्या करती हैं, कहां पर ध्यान केंद्रित करती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 2 बिंदु ऐसे हैं जहां पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला सबसे बड़ा बिंदु मिडिल क्लास। मिडिल क्लास चर्चा का विषय इसलिए भी होता है कि मिडिल क्लास किसी भी राहत पैकेज के समय भुला सा दिया जाता है। अर्थव्यवस्था के किसी भी संकट के बीच सबसे अधिक कमजोर होने वाला कोई सेक्टर है, वह है मिडिल क्लास। सरकार के द्वारा जो भी राहत पैकेज जारी किए जाते हैं उसमें मिडिल क्लास शामिल नहीं हो पाता है, और मिडिल क्लास इस पूरे दौरान मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास की तरफ ट्रेवल करता हुआ दिखता है। IMF ने भी अपनी रिपोर्ट में यह जिक्र करा है कि भारतीय मिडिल क्लास सिकुड़ रहा है। यह वह क्लास होता है जो 25,000, 30,000, 40,000 रुपए प्रति माह कमाने वाला होता है, और जब राहत पैकेज की बात आती है तो यह इस तक वह पैकेज नहीं पहुंच पाता है, चाहे वह सामग्री की बात हो या अन्य चीजों की। तो मिडिल क्लास को आर्थिक पैकेज में या जब भी इस प्रकार की योजनाएं बनती हैं शामिल करना अत्यंत आवश्यक होता है। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय इस आर्थिक संकट की जड़ों को पहचानने का है कि आर्थिक संकट की जड़ कहाँ है। क्या इस आर्थिक संकट की जड़ हम कोविड-19 को मान लें कि सब कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन, और लॉकडाउन के कारण जितना भी जो व्यापार व्यवसाय बंद हुआ, उद्योग धंधे बंद हुए, उसके कारण ये आर्थिक संकट आया है? क्या हम यह मान लें, या जो इस कोविड के पहले 2 सालों तक निम्नतम स्तर, लगातार 2 सालों तक भारत की अर्थव्यवस्था निम्नतम स्तर पे थी, वहां से ही यह मंदी अभी तक चली आ रही है, और जो कि आर्थिक संकट का मूल है, हम यह माने। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक हम किसी भी परेशानी की जड़ को नहीं समझेंगे, परेशानी के मूल तक नहीं जाएंगे, तब तक उस परेशानी का हल नहीं निकाल पाएंगे। तो सरकार को परेशानी के मूल तक पहुंचे, मिडिल क्लास को भी अपने पैकेज में शामिल करे, ऐसे मेरे 2 सुझाव में मेरा ऐसा कहना है। अब हम बात करें रोजगार की। कुछ भी आर्थिक संकट होता है, लॉकडाउन होता है, सबसे ज्यादा मार रोजगार पर पड़ती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले लॉकडाउन के दौरान कुल 12 करोड़ नौकरियां गई। टोटल यहाँ की जो रोजगार आबादी थी भारत की, वह 40.4 करोड़ थी, जो कि इस लॉकडाउन के बाद घटकर 28.5 करोड़ हो चुकी है। तो रोजगार बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि यदि रोजगार नहीं होगा, भारत की रोजगार आबादी घटती जाएगी, तो सिर्फ पैकेज पर, आर्थिक पैकेज के भरोसे इस इकोनॉमी को रहने नहीं दिया जा सकता है। WHO की हम माने तो अभी और ज्यादा इसका भयावह रूप आने वाला है, लेकिन WHO के कितने आंकड़े अभी तक सत्य साबित हुए हैं, या सब हम सभी के सामने है, इसलिए इस विषय पर ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता मैं समझता नहीं हूँ। रोजगार बढ़ाने के लिए एक इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल होता है कि जो अनौपचारिक क्षेत्र होता है वह सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र होता है, जिसे हम असंगठित क्षेत्र भी बोलते हैं। और यह असंगठित क्षेत्र तभी पनपता है जबकि संगठित क्षेत्र में या औपचारिक क्षेत्र का विकास हो। तो एक समग्र विकास की बात करनी होगी। समग्र विकास जब जब होगा तब तक औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही क्षेत्र बढ़ेंगे और रोजगार की संभावनाओं के अवसर पैदा होंगे।
पिछला लॉकडाउन हमने देखा, पिछले लॉकडाउन के दौरान हमने आर्थिक संकट भी देखा, लेकिन जैसे ही यह लॉकडाउन पूरा हुआ, बाजार में वी शेप रिकवरी देखी गई, बाजार पुनः जीवित हुआ। बाजार के करीब करीब सारे सेक्टर्स अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचे। इसलिए हमें यह विश्वास रखना होगा, हमें यह संबल रखना होगा कि भारत के बाजार में बहुत अधिक संभावनाएं हैं। भारत एक असीम संभावनाओं वाला देश है, यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है। दूसरी लहर के बाद भी हम पुनः बाउंस बैक होंगे, ऐसा हमें विश्वास रखना होगा, क्योंकि विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और ऐसा सिर्फ मेरा कहना नहीं है, विश्व के अनेक देशों का कहना है। क्या क्या करना होंगे? सिर्फ मार्केट में कॉन्फिडेंस डेवलप करने की आवश्यकता है। जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी बने वह सस्टेनेबल हो, वह पहले प्रिडिक्टेबल हो, लॉन्ग टर्म की बने। मार्केट में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है, मार्केट की क्षमता के उच्चतम इस्तेमाल की आवश्यकता है। वैश्विक बाजार की में मौजूदगी में, चूंकि पूरा बाजार एक वैश्विक बाजार है, इसमें हमारी इकोनॉमी को स्टेबल रखने की आवश्यकता है, हमारी पॉलिसीज को स्टेबल रखने की आवश्यकता है। हम और कुछ आंकड़ों पर विश्वास ना करें, वर्ल्ड बैंक के ही हम रिपोर्ट देख लें। वर्ष 2020-21 में भारत में 86 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया है। इसका मतलब यह सीधा सा है कि भारत असीम संभावना वाला देश पूरे विश्व के लिए है। जैसा कि हमने देखा, लॉकडाउन में मोबिलिटी कम होती है, मोबिलिटी से जैसे ही मोबिलिटी कम होती है, जीडीपी कम होती है। पिछले लॉकडाउन से इस लॉकडाउन को हम या हर व्यक्ति कंपेयर कर रहा है, पर एक छोटा सा अंतर है। पिछले लॉकडाउन में पूर्णतः मोबिलिटी कम हो गई थी, खत्म सी हो गई थी, लेकिन इस बार उतनी मोबिलिटी कम नहीं हुई है। बेसिक उद्योग धंधे चालू हैं, जो भी रोजमर्रा का सामान है वह सभी को उपलब्ध हो रहा है। इसलिए जो पिछले लॉकडाउन के दुष्प्रभाव थे, उस स्तर तक के दुष्प्रभाव इस लॉकडाउन में नहीं मिलेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। अलग अलग बातें मुझे करना है, सब विषय बहुत सारे हैं, पर मुझे जैसा पुरी साहब ने निर्देशित किया है कि इसको थोड़ा सा इंटरएक्टिव सेशन बनाएं, तो मेरा निवेदन है पुरी साहब से कि आप अपने क्वेश्चन आंसर शुरू करें। बाकी जो भी कुछ मुझे ऐसा लगेगा तो मैं उसमें एडिशन कर दूंगा। थैंक यू अभय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो इसका एक ओवरव्यू रखा समग्र रूप से, और जिस तरह से आपने हिंदुस्तान की क्षमताओं के ऊपर जो है अपना विश्वास मजबूत दिखाया, और वो हम सब के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है, एनकरेजिंग है। डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने कई साल पहले कह दिया था कि आज से 20 साल बाद हिंदुस्तान को दुनिया की सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये देश ऐसा देश होगा उस समय जिसमें वर्ल्ड में कहीं भी इतना एजुकेटेड यूथ किसी एक देश में कंसंट्रेटेड नहीं होगा जितना हिंदुस्तान में होगा। तो मेरा भी इसमें अटूट विश्वास है उनकी इस बात पर। और जिस तरह से हमारा यूथ एजुकेट हो रहा है, और पेरेंट्स आजकल एजुकेशन के ऊपर बहुत एकाग्रता से विचार करते हैं और अपनी जीवन की सारी पूंजी लगा देते हैं बच्चों को एजुकेट करने के लिए। ये जब इतनी बड़ी एक वर्क फोर्स तैयार हो जाएगी जो एजुकेटेड होगी, तो हमारे विकास को कोई नहीं रोक सकता। अब सर, आज के इस पेंडेमिक के दौर में जो ज्वलंत प्रश्न हैं सबके मन में, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और उसके पहले मैं प्रोफेसर यशपाल शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम आपसे रूबरू हो पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर यशपाल व्यास जी। आपका ये सहयोग जो है वो हमें बहुत सारे ज्ञान के चक्षु खोलने में मदद करेगा आज अभय जी की वार्ता के बाद। और एक बात मैं शुरू में भूल गया था, मैं अपने सारे बुजुर्गों को मैं चरण स्पर्श करता हूँ। रविंद्र पहलवान जी और जितने मेरे बुजुर्ग हैं उनको सबको नमस्कार, मेरा चरण वंदन। आज की वार्ता को मैं मॉडरेट करते हुए मैं पहली बात जो शेयर करना चाहता हूँ, इसको मैं प्रश्न के रूप में नहीं बोलूँगा, प्रश्न नहीं है, मेरी प्रश्न पूछने की कोई ऐसी बात नहीं है ये अभय शर्मा जी के सामने, बट एक विचार मैं साझा करूँगा कि इस दौर में हमने देखा है कि जो लेबर क्लास है और
जो निम्न वर्ग आय वर्ग के लोग हैं उनकी जो मासिक आय है उसके ऊपर बड़ी करारी चोट पड़ी है। और हमने वो दृश्य भी देखे हैं जो लोगों ने पलायन किया है शहरों से, और वो किस कंडीशंस में अपने अपने गांव पहुंचे हैं। तो अभय जी क्या लगता है कि जैसे अब वो लोग अपने अपने गांव पहुंच गए हैं और गांव में उनके पास में मैं मानता हूँ 90% लोग ऐसे होंगे जिनके पास फैमिली में कोई छोटे छोटे खेत होंगे या इस तरह की बात होगी, वो उनकी आजीविका खेती पे निर्भर होगी, या कोई छोटा मोटा कोई कुटीर उद्योग गांव में कोई करते होंगे। आपको क्या लगता है कि ये कब तक उनकी आय नॉर्मल होने की संभावना है? और दूसरा कि जो समाज का सक्षम वर्ग है जिसको मालिक ने अभी भी 4 पैसे जिसको दे रखे हैं, उसका क्या रोल है इसको रिवाइवल करने में? आप ये विचार थोड़े साझा करें। देखिए, आपके पहले प्रश्न में ही दूसरे प्रश्न का उत्तर शामिल है। जब पहले लॉकडाउन के समय रिवर्स माइग्रेशन हुआ, रिवर्स माइग्रेशन मतलब जो वापस शहरों से गांवों की ओर पलायन हुआ, यह क्यों हुआ? यह पूर्णतः अशिक्षा के कारण संभव हुआ, जितना मेरा आकलन है। यदि यही वर्ग शिक्षित होता तो यह पलायन नहीं होता, रिवर्स माइग्रेशन नहीं होता। तो लेबर क्लास की या निम्न आय वर्ग की इनकम बढ़ाने या उनकी क्षमताओं को बढ़ाने की बात करें तो उसमें सबसे पहले उनको शिक्षित करना, और शिक्षित करने से भी बड़ा जो विषय है वह उनमें स्किल डेवलपमेंट करने की बात है। यदि हम इनकी स्किल डेवलप कर पाए, उनके ज्ञान चक्षु खोल पाए, उनको अच्छा और बुरा क्या है यह समझाने की कला सिखा पाए, तो मैं समझता हूं कि यह वर्ग अपने आप में सक्षम वर्ग बनेगा। क्योंकि आज स्किल्ड लेबर की बहुत आवश्यकता है। स्किल्ड वर्क फोर्स हमारे भारत में बहुत कम है। सिर्फ हमको एक कोदाली लेके और गड्ढा खोदने वाला आदमी नहीं चाहिए, हमको स्किल्ड लेबर आज भारत में चाहिए। पहला विषय। सेकंड विषय जो आपका कहना है कि इसमें समाज की क्या भूमिका है। सरकार सिर्फ एक योजना बना सकती है, योजनाओं का निरूपण करा सकती है। तो मेरा आप सभी महानुभावों के सामने कहना है कि समाज ही समाज को शिक्षित कर सकता है, समाज को व्यवस्थित कर सकता है। तो समाज की सदैव से हमेशा महती जिम्मेदारी रही है। समाज की जो भी अलग अलग वर्ग हैं उनको संभालने की जवाबदारी है। और जब इस प्रकार का वर्ग भेद उत्पन्न होता है, इस प्रकार का वर्ग परेशानी में आता है, उसको कैसे दूर किया जाए, उसके विस्थापन की या उसको पुनः विस्थापन की क्या क्या कैसे जवाबदारी हो, उसमें समाज की महती भूमिका है। तो अच्छे लोगों को इस हेतु आना ही चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। जैसा मैं एक आपको बताऊं, इंदौर का एक उदाहरण दूं कि साहब काफी हमने सुना कि जब इस प्रकार का पलायन हुआ लोग पैदल ही निकल गए। बॉम्बे से लोग निकले और जब उनसे पूछा गया तो 2300 किलोमीटर उनका बिहार के सुदूर इलाके में कोई गांव है, यूपी के सुदूर इलाके में कोई गांव है, और पैदल ही निकल पड़े। इंडिया में हाईएस्ट इंदौर की पेरीफेरी में सबसे ज्यादा लंगर, और उनको जिनके पास स्लीपर नहीं है उनको स्लीपर देने की व्यवस्था, और समाज सेवियों ने अपने अपनी गाड़ियां तक लगवा दी कि उनको अपनी गाड़ियों से दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की। तो यह समाज की जवाबदारी है, और समाज इस जवाबदारी को पूरा करता आया है, ऐसा उदाहरण भी है। ऐसा मेरा बोलना। मेरी एक और बात है कि हम सब लोगों के घरों में कोई ना कोई डोमेस्टिक हेल्प अर्बन मतलब एरियाज में जितने हम लोग प्रोफेशनल्स या बिजनेसमैन है या इस तरह के लोग हैं, जो हमारे घर में बाइयाँ भी आती हैं, कोई वॉश करने के लिए कपड़े, कोई ड्राइवर्स हैं, बिल्डिंग्स में लिफ्ट मैन हैं, गार्डनर्स हैं। इस पीरियड में लॉकडाउन होने की वजह से सब सोसाइटीज़ ने और सब घर वालों ने जो है सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए उनको सबको मना कर दिया कि आप अभी आना बंद कर दीजिए। और आपको मालूम है कि उन लोगों की तो आय का वही साधन था। तो कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने वर्कर्स को ये आश्वासन शुरू पहले दिन ही दे दिया कि आप किसी किस्म की चिंता मत करना, आपकी सैलरी चालू रहेगी। और मैं ऐसे सब लोगों का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ और बहुत उनका मैं इस्तेमाल करता हूँ और उनको जिंदाबाद बोलता हूँ। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मजबूरन नो वर्क नो पे के सिद्धांत के अनुसार ये डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि उनकी खुद की इनकम्स भी अफेक्ट हुई हैं। तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या इसका क्या हल निकल सकता है? प्रैक्टिकल बात करें हम। देखिए, प्रैक्टिकल बात
की शुरुआत तो यहाँ से होना चाहिए कि 100% प्रोफेशनलिज्म की तरह इस वर्ग को हमको देखना होगा। यह वर्ग भी प्रोफेशनल है, यह वर्ग भी हमारा पार्टनर है, हमारा जो दैनंदिनी की क्रियाएं हैं, यदि यह वर्ग नहीं होता तो हम उसको इतने अच्छे से नहीं कर पाते। यदि हमने इनको अपने जीवन चक्र में पार्टनर मान लिया, इनकी भूमिका को अच्छे से समझ लिया, तो मैं समझता हूं कि सारे प्रश्नों का उत्तर हमको मिल जाएगा। तो जैसा आपने दो विषय रखे कि एक ऐसा वर्ग जो सक्षम था और उसने पहले से ही बोल दिया कि साहब आप चिंता मत करना, दूसरा वर्ग जो सक्षम होते हुए भी जिन्होंने मना कर दिया, और एक और वर्ग ऐसा है जिसकी जो खुद ही असक्षम था, खुद ही परेशानी में था, उसके कारण उन्होंने मना करा। तो साहब जब हम इनको, यदि हम पार्टनर मानेंगे, जब हम इनको अपने दैनंदिन के क्रियाकलापों में भागीदार मानेंगे, तो निश्चित रूप से इनको साथ रखने की प्रवृत्ति आएगी। और जब इनको साथ रखने की प्रवृत्ति आएगी, तो यदि हम एक रोटी खाएंगे तो इनको 1/4 रोटी इनको भी देंगे। और यही प्रवृत्ति हमको इस समाज में स्थापित करनी है, यही हमारा सबसे बड़ा रोल होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। सह अस्तित्व का जो सिद्धांत है कि क्या, मैं एक बड़ा ब्लंट प्रश्न पूछता हूं, क्या उनके बिना हमारा गुजारा है? बिल्कुल नहीं है। मैंने यही बोला कि उनको जब तक हम अपने जीवन चक्र में, दैनंदिनी में हम उनको भागीदार नहीं मानेंगे, उनका इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे, तब तक हम उनके बारे में सोच नहीं सकते हैं। जी, मतलब एक सिंपल मैं आपको बात बताता हूं कि जो मैंने भी एक्सपीरियंस करी है, आप में से कई लोगों ने एक्सपीरियंस करी होगी, कि हम मान लो ऑफिस से शाम को घर आए हैं काम करके, और इस दौरान अगर हमारे घर में काम करने वाली बाई गृहिणी को मना कर गई कि मैडम मैं कल से सो एंड सो कारण है मैं नहीं आऊंगी, तो आप जब घर पहुंचते हैं तो घर में एक लिटरली एक वॉर छिड़ी होती है कि घर कैसे चलेगा। तो सबसे पहले पानी का गिलास भी नहीं पूछा जाता, सबसे पहले ये न्यूज फोड़ी जाती है कि भाई हमारी बाई काम छोड़ गई है कल से। हम उनके बिना हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, हमको उनको अपने परिवार का हिस्सा मानना पड़ेगा। आपने बोला है कि हम एक रोटी खाएंगे, उनको 1/4 रोटी देंगे। मैं आगे बढ़ के एक बात कहना चाहूंगा, अगर हमारे पास 4 रोटी हैं तो हम 2 रोटी हम खाएंगे, 2 रोटी उनको देंगे। यस यस, बिल्कुल सही। हमको खुद कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तो करेंगे। सह अस्तित्व का सिद्धांत यही सिखाता है। यस यस, 100%। अब सर एक जो बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है कि सारी दुनिया में ये माना जा रहा है कि वुहान से ये चालू हुआ था, और इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है चाइना के ऊपर। आज के पेपर में भी अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक, जिस दिन उन्होंने अपना चार्ज लिया था, उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को बोला था कि आई वांट फुल रिपोर्ट ऑन दिस। तो उन्होंने, सीक्रेट सर्विसेज ने उस पर काम करना चालू किया है, वो कुछ दिनों में रिपोर्ट पेश करेंगे। सर अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सी कंट्रीज, ऐसा न्यूज आ रही है कि चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स चल रहे थे जहां पर वो अपना माल बनवाती थी, उनमें एक शिफ्ट आएगा। वो शिफ्ट का सबसे एलिजिबल कैंडिडेट हिंदुस्तान है। आपके इस बारे में क्या व्यूज हैं? क्या हिंदुस्तान में आपको लगता है कि आउटसोर्सिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम जो दूसरी कंट्रीज चाइना से करवा रही थी, क्या हम उनके लिए एक वायबल ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हैं? आपके इस पे विचार बताएं। बिल्कुल पुरी साहब, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और अच्छा प्रश्न के साथ साथ यह बड़ा प्रासंगिक प्रश्न भी है। इंडिया विश्व का एक बड़ा मार्केट है। इंडियन मिडिल क्लास, जैसा आपने बोला कि सबसे बड़ी शिक्षित फौज, वो भी यंग फौज, सिर्फ भारत में उपलब्ध है। इतना बड़ा यंग मैन पावर, वो भी टैलेंटेड मैन पावर, और कहीं भी किसी विश्व में उपलब्ध नहीं है। सरकार की जो पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज 100% सपोर्ट करने वाली है। इंडिया का जो यूथ है, इंडिया का जो मिडिल क्लास है, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंजम्पशन करने वाला वर्ग कहला जाता है। पूरे वर्ल्ड का 17% कंजम्पशन इंडियन मिडिल क्लास करता है। तो इंडिया में हर प्रकार से वाइबिलिटी है। और सरकार की सपोर्ट की हम बात करें तो सरकार ने 2631 करोड़ रुपए का टोटल बजट
पिछले बजट में टोटल रखा है, जो कि फॉरेन की कंपनीज को मेक इन इंडिया रिजिम में शिफ्ट करने के लिए, यंग पॉपुलेशन का दोहन करने के लिए, ताकि जो हमारा टैलेंट, एक्सपर्ट टैलेंट है, वो जो देश के बाहर जाता है वह देश में रहकर ही करे। और जो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भारत जो जॉब वर्क बाहर कराता था, वह मेक इन इंडिया रिजिम में ही भारत में ही हो, ताकि यहीं के लोगों को यहीं रोजगार मिले, इवन हम फॉरेन के कंट्रीज के बाहर के लोगों को रोजगार देने में सफल हो पाए। तो भारत एक बहुत बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमी है, यहाँ पे भारत में संभावनाएं बहुत हैं। और जैसा जैसा चीन से मोह भंग हो रहा है, विश्व में एकमात्र विकल्प के रूप में भारत उपलब्ध है। और मैं समझता हूँ कि अगले आने वाले 2 साल, 3 साल या 5 साल में भारत इस सेक्टर में, जॉब वर्क सेक्टर में नंबर 1 बन जाएगा। सर, इसी से जुड़ा एक और बिंदु है मेरे मन में कि हम पिछले कई सालों से सुन रहे हैं कि हिंदुस्तान को चीन में निर्मित सामान की खपत नहीं करनी चाहिए, उसका बहिष्कार करना चाहिए। और उसका एक सबसे छोटा सा एग्जांपल जो बहुत महत्वपूर्ण है, दिवाली के दिनों में मैसेजेस की भरमार लग जाती है कि भाई कुम्हार को काम दीजिए, दिए खरीदिए, ये इलेक्ट्रिक लाइट की जो लड़ियां पाकिस्तान चाइना से बन के आती हैं उनका बहिष्कार करिए। सर, मेरे को एक चीज़ बताइए कि आपके दिमाग में इसका कोई डाटा या कोई इसका कोई विस्तार है क्या, कि अगर डोमेस्टिक खपत हम रोक भी देते हैं, मान लो मेरे अंदर बड़ी तेज भावना आ जाती है कि मेरे को हिंदुस्तान की बनी हुई चीज़ खरीदनी है, सुषमा जी में आ जाती है, रविंद्र जी में आ जाती है, समाज के मान लो 20-30-40% लोगों में आ जाती है, तो मैं सोचता हूँ वो भी बहुत है। पर क्या हमारी इंडस्ट्री जो पूरी तरह से चाइनीज रॉ मटेरियल पे आधारित है, उन पे आश्रित है लिटरली, उसका करंट एग्जांपल आपने को देखने को मिलेगा कि जितने हिंदुस्तान में भी कॉन्सेंट्रेटर बन रहे हैं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, उनके अंदर 99% जो रॉ मटेरियल है, जो इनपुट्स है, वो सारे चाइना से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। इवन यूरोपियन कंट्रीज में चाइना से इंपोर्ट किए जा रहे हैं। दूसरी बात है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ रहा था। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो मुख्य सामान लगता है, जिसको एपीआई कहते हैं, 100% एपीआई पे इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है चाइना पे निर्भर है। तो हम मान लो बहिष्कार कर भी देते हैं, क्या हमारी इंडस्ट्री अफोर्ड कर सकती है उनका बहिष्कार करना? देखिए पुरी साहब, 2 अलग अलग वर्गों में हमें इसे बांटना पड़ेगा। पहला विषय जो हम लें कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो यदि कंजम्पशन रुक गया, डायरेक्ट इंपोर्टेड आर्टिकल का यदि कंजम्पशन भारत में रुक गया, तो एक बहुत बड़ी हम परेशानी में चाइना को डाल सकते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं, क्योंकि जब जब ऐसा मोमेंटम चलता है तब तक एक ड्रास्टिक डिक्रीज होता है चाइनीज इंपोर्ट मटेरियल में। ठीक है, तो यहाँ हमारे देश के लोगों की भावनाओं में भी दम है, लेकिन यह मोमेंटम स्थायी होना चाहिए, एक फॉर द टाइम बिंग नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, और ये चैरिटी कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, दिवाली के समय इस प्रकार का मोमेंटम चले तो फिर हम भूल जाएं, फिर हम सस्ती चीज के चक्कर में चाइना की चीज ले आए। ये तो एक पहला विषय हो गया। फिर जो दूसरा विषय आपने बोला कि अधिकांश खासतौर से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एपीआई नहीं, वरन जो 100% रॉ मटेरियल आता है, तो जो भी रॉ मटेरियल लगता है उसका मोर देन 70% चाइना पे डिपेंडेंसी है। पहला विषय। सेकंड विषय कि यदि हम वहां का रॉ मटेरियल नहीं करेंगे, जैसा कॉन्सेंट्रेटर का आपने उदाहरण दिया कि 99% चाइनीज मटेरियल उसमें यूज होता है, तो यह ओवर द नाइट चेंज होने वाली बात नहीं है। यदि आज भारत की जनता, भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर, भारत में काम करने वाले लोग, वो भारत के नीति निर्धारक यह संकल्प लें कि इसको फेज्ड वाइज मैनर में 100% इंडिजीनियस बनाएंगे, तो 100% यह संभव है। जो मेक इन इंडिया की मुहिम चल रही है, इसके पहले जो 2 प्रश्न पहले आपने पूछा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को यहाँ पर कार्य करने के लिए, जो जिसको बोलते हैं जॉब वर्क करने के लिए, हम यहाँ पे असीम संभावनाएं पैदा करने वाले देश के रूप में दिख रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जो नीतियां रीतियां भी इस ओर दिख रही हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ 5 to 10 years we would be able to 100% deprive the China from Indian consumption.
सर, हिंदुस्तान में एक बहुत पुरानी परंपरा है, मेरे ख्याल प्री हिस्टोरिक टाइम से है, कि हम बेसिकली हम बचत करने वाली कौम है। हम लोग के घरों में बचत का कॉन्सेप्ट इतना डीप रूटेड है, हमारे जहन में घुसाया हुआ, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, पुरखों के द्वारा, कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे चला आ रहा है। और इसका जो सबसे बड़ा श्रेय जो है गृहिणियों को जाता है। जो आय आती है घर में, उसमें से वो कुछ न कुछ सीक्रेट फंड बनाकर कहीं छुपा कर घर में रखती हैं, चायदानी में, किसी में कहीं अपने कपड़ों की तह में लगा के। और वो विपदा के समय पे वो धनराशि जो है वो परिवार के काम आती है, और इसके लिए गृहिणियों को बहुत बहुत जो है श्रेय दिया जाना चाहिए, और बहुत बड़ा रोल है उनका। सर, जब नोटबंदी हुई थी उस समय, और उसके पहले जब एक बहुत बड़ा रिसेशन आया था हिंदुस्तान में, ऑल ओवर वर्ल्ड आया था, जब अमेरिका में आपको ध्यान होगा कि जो जो सब क्लास प्रॉपर्टीज का जो एक जापान और उसको लेकर पीएफ फंड्स को लेकर बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, जो तो उससे सारी वर्ल्ड की इकोनॉमी थरथरा गई थी, सारे मार्केट्स क्रैश कर गए थे। हिंदुस्तान में भी बहुत रिसेशन का उसके ऊपर असर आया था। उस टाइम भी हमने यही सुना था कि भाई हिंदुस्तान इसको इसलिए झेल गया कि हिंदुस्तान के अंदर डोमेस्टिक सेविंग्स का साइज जो है ना वो बहुत विशाल है। हम सोना भी खरीद के रखते हैं, हम चांदी भी खरीद के रखते हैं, हमारी हैबिट है। हमने अगर 100 रुपया कमाया तो हम कोशिश करते हैं कि 40 रुपए 30 रुपए कहीं ना कहीं बचत में डाल दें, कोई प्लॉट खरीद लेते हैं, कोई मतलब कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं हम, हमारी उसमें नेचर में है। इस पैंडेमिक में मैं सोचता था कि भाई ये जो डोमेस्टिक सेविंग्स का जो कोष है ये काम आएगा, और मेरे को लग रहा है शायद अभी तक हम जो सरवाइव कर रहे हैं वो उनके दम पे कर रहे हैं। पर मेरे को एक डर है कि अगर आने वाले समय में ये पैंडेमिक 1 साल 2 साल और खिंच गया तो आपको क्या लगता है कि ये कोष समाप्त हो जाएंगे या इन कोषों में अभी भी दम है? देखिए पुरी साहब, दुनिया के दो देश हैं, तो खास तौर से ये भी हमारे साउथ ईस्ट एशिया के ही दो बड़े देश हैं, भारत और चाइना, इंडिया और चाइना। इसमें बचत की आदत अनादिकाल से प्रचलित है, चाहे वह धन की बचत हो कि अनाज की बचत हो। तो आज भी हमारे यहाँ जो साल भर का अनाज भरने की परंपरा है वह भी एक बचत की आदत का ही एक स्वरूप है। लेकिन इस बचत की आदत से हम जो पाश्चात्य सभ्यता का अनुसरण करते हुए कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे थे। हमें हायर एंड फायर इस प्रकार की जो आज कमाया है आज मजे कर लें और बचाने की जरूरत नहीं है। खासतौर से जो लोन संस्कृति ने इस पर हमारा बड़ा कुठाराघात करा है। पुराने जमाने में एक विषय होता था कि आदमी जीवन भर कमाता था फिर मकान बनाता था। अब पहले मकान लेता है फिर जीवन भर कमा के उसको चुकाता है। तो मैं इसके प्रोज और कॉन्स में नहीं जा रहा हूँ, पर यह बात पक्की है कि बचत की आदत ने ही इस हिंदुस्तान की संस्कृति को अभी तक जिंदा कर रखा है, इस हिंदुस्तान को बचा के रखा है। और हमें पुनः अपने रूट्स तक जाना होगा, पुनः बचत तक जाना होगा। तो बचत तो हमको अपनाना ही होगी, नहीं तो जिसके पास में ऐसा पुराना कुशन नहीं है, बचत का कुशन नहीं है, उसे सरवाइव करने में काफी दिक्कत आएगी। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि यदि पेंडेमिक लंबा खिंच गया, लॉकडाउन लंबा खिंच गया, उस दौरान इस पुरानी बचत का, क्योंकि एक टंकी भरी है, उस कोष में से कितना निकालते जाएंगे, खत्म तो होगा ही सही। तो मेरा ऐसा सोचना है कि कोई भी पेंडेमिक, कोई भी इस प्रकार का लॉकडाउन हार्डली 45 से 50 दिन से ज्यादा का नहीं हो सकता है। ऐसा पूरे विश्व के हमें अलग अलग उदाहरण है। हाईएस्ट लॉकडाउन 84 या 90 डेज का भी सिर्फ हमने पेरिस में, मतलब यूके में देखा, पेरिस और वेस्टर्न कंट्रीज में देखा, और इसके बाद पुनः मार्केट खुलता है। तो हमको बचत की आदत को कांस्टेंट फॉलो करना होगा। इसके अलावा जो बचत के साथ में बचत का इंग्रेडिएंट पार्ट्स होता है, हमको इंश्योरेंस का भी आदत हमारे साथ में रखना होगी, क्योंकि कुछ भी कंटिंजेंसी होती है उस टाइम हमारी इंश्योरेंस नीड काम आती है। तो हमारी जो इंश्योरेंस नीड है, जो बीमे की आवश्यकता है, उसको हमको अपमोस्ट प्रायोरिटी पर रखना होगा। बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं अपने सारे क्लाइंट्स से को बार बार कहता हूँ, रिपीटेटिव एडवाइस देता हूँ कि चाहे हम एक रोटी कम खाएं, 3 बीमे हमको अवश्य लेना चाहिए। पहला बीमा टर्म इंश्योरेंस, हमें एक सब्सटेंशियल अमाउंट हमारे बाद में मिल जाए, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस कराना किसको चाहिए? की पर्सन को कराना चाहिए, जो घर का अर्निंग मेंबर है उसे कराना चाहिए।
और यदि उसका उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो जो मंथली इनकम के रूप में उसे एक्यूमुलेटेड अमाउंट मिलेगा उसका ब्याज उतना होना चाहिए कि घर वालों को दिक्कत नहीं आए। तो ये आपका साइज हो गया। इन बिटवीन आप यदि कोई लोन लेते हैं तो उस लोन राशि के बरोबर का टर्म इंश्योरेंस और आपको टॉपअप लेना चाहिए। ये तो एक नीड हो गई। सेकंड इंश्योरेंस जो है वो होता है हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि भारत में हेल्थ में सबसे ज्यादा खर्चा अब लगने लगा है। छोटा मोटा यदि हेल्थ में कंटिजेंसी होती है, आवश्यकता होती है, इमरजेंसी होती है, तो सारी की सारी बचत खत्म हो जाती है, इवन आदमी लोन पे आ जाता है। तो एक हेल्थ में हैंडसम इंश्योरेंस हमारा हो जाए, एक रीजनेबल इंश्योरेंस हो जाए, इसके हमको सुनिश्चित करना चाहिए। और तीसरा महत्वपूर्ण है हाउस होल्ड इंश्योरेंस। तो ये 3 इंश्योरेंस हम करा लें तो एक बहुत बड़ी कंटिजेंसी को हम इंश्योर करा पाएंगे, और हमेशा जिस चीज का प्रीमियम देने से उसकी रिस्क कवर होती है हमको सबसे पहले कराना चाहिए। तो बचत के साथ साथ हमको इसको भी एसोसिएट करना होगा, ताकि इस प्रकार की कोई भी कंटिजेंसी होती है, मिस हैपनिंग होती है, तो उसमें एक फाइनेंशियल नीड किसी व्यक्ति की पूरी हो सके। सर, एक आखिरी प्रश्न है जो आपके प्रोफेशन से ही जुड़ा हुआ है कि मुझे जानकारी है और कई लोगों को यहाँ जानकारी होगी कि अभी जो इनकम टैक्स के लॉज हैं उसमें एक सेक्शन ऐसा है जिसमें अगर आप अपने बुजुर्ग पेरेंट्स का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसका आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर रिबेट मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि आप एक तो इस सेक्शन के बारे में थोड़ा सा हमारी सारी इस सभा में लोगों को बताएं। हो सकता है कुछ लोगों को नहीं मालूम हो, ठीक है ना। इसके 2 फायदे हैं। एक तो आपने बता दिया कि एक इंसेंटिव मिलेगा तो हम वो पैसा उन पे खर्च करेंगे जो हमारा दायित्व नैतिक भी है और न्याय संगत भी है, प्रकृति के नियम के साथ वो साथ साथ चलने वाली बात है। हमारे माता पिता का इलाज हम नहीं कराएंगे तो कौन करवाएगा। दूसरी बात यह है कि इसमें स्कोप बहुत कम है, सिर्फ पेरेंट्स का अलाउड है अभी तक। तो क्या आपकी जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स की जो एसोसिएशंस हैं या आपकी कोई बॉडीज़ हैं, आपका जब सरकार के साथ में इंटरेक्शन होता है, क्या आप उनको इस तरह का कोई सुझाव दे सकेंगे कि इसके स्कोप को बड़ा किया जाए? नंबर 1, इसमें दूसरे रिलेटिव्स भी शामिल किए जाएं। कोई भाई है, कोई चाचा है, कोई भाभी है, किसी का भी इलाज कराते हैं तो उसके लिए मिलनी चाहिए वो छूट। और तीसरा, इसका और अगर विशाल रूप देना चाहें तो हम समाज में किसी के लिए भी अगर वो पैसा खर्च करते हैं किसी के इलाज पे भी, वो हमारा परिचित हो सकता है, मित्र हो सकता है जो अभी इस नहीं वहन कर सकता इस खर्चे को, और उसका हम इलाज कराते हैं, तो वो रिबेट क्यों नहीं मिलनी चाहिए? एक आप भलाई का काम कर रहे हैं तो आप इस पे कृपया प्रकाश डालें। पुरी साहब, एक आयकर अधिनियम में धारा 80D है। 80D के अंतर्गत यदि हम अपने स्वयं के या अपने आश्रित बच्चों के, अपनी पत्नी के या अपने माता पिता की इलाज पर कुछ व्यय करते हैं तो उसकी धारा 80D में छूट मिलती है। यदि माता पिता सीनियर सिटीजन है या हम स्वयं सीनियर सिटीजन है तो यह राशि 50,000 रुपए, अन्यथा 25,000 रुपए है। यह आयकर अधिनियम में प्रावधान है। ध्यान क्या रखना है कि जो भी हम खर्चा करें वो अदर देन कैश हो। अदर देन कैश हो यानी कि बैंकिंग मोड से किसी भी प्रकार से दिया गया। तो अदर देन कैश में सारे मोड आ जाते हैं, आप तो जानते ही होंगे, आप तो एक्स बैंक कर रहे हैं। ये विषय है। अब आपका जो सेकंड विषय है कि व्हाई इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द पेरेंट्स। तो सरकार की अलग अलग रीतियां नीतियां होती हैं जिसके अंदर सरकार इस प्रकार के खर्चों को या खर्चा करने को इंसेंटिवाइज करती है। तो निश्चित रूप से हम हमारी एसोसिएशन के फोरम पे और दूसरे फोरम पर, यहाँ मेरी व्यक्तिगत राय भी है कि यदि हम नॉन कैश मोड में एक किसी भी व्यक्ति पे उसके स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं पर खर्च कर रहे हैं, एक बड़ा पावन कार्य कर रहे हैं, तो हमको इनकम टैक्स में कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलना ही चाहिए। तो यह मेरी भी पर्सनल राय है। तो निश्चित रूप से हम हमारे एसोसिएशन लेवल पे, मेरे व्यक्तिगत लेवल पे भी, चूंकि मैं रेगुलर मेरा इंटरेक्शन होता है पॉलिसी मेकर से और इनसे, तो मैं डेफिनेटली इनसे हम अपने उचित फोरम पे उचित बात रखेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभय जी। अब मैं जितने भी हमारे सम्मानित सदस्य यहाँ मौजूद हैं उनमें से कोई अगर प्रश्न अभय जी के सामने रखना चाहें तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो बारी बारी से अपने प्रश्न रखें। और मैं धर्मेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि अगर
किसी ने चैट बॉक्स में कोई प्रश्न लिखे हैं तो वो भी आप सर के सामने रख दें प्लीज, रमेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अभय शर्मा जी, आपका उद्बोधन बहुत ही अच्छा सरल भाषा में सबको समझने वाला जैसा था। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो समस्याएं हमको पहली और दूसरी वेव में आई हैं, तीसरी वेव अगर आती है, भगवान न करे आए, पर अगर आती है तो आप उसमें क्या सुझाव देंगे कि लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप और मिडिल सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप को त्रास नहीं हो? आपका बड़ा एप्रोप्रिएट क्वेश्चन आया मैडम। इसमें मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, सरकार के विभिन्न, चूंकि मैं एक हमारे संघ के लेवल पे यहाँ पे कोविड सेंटर भी चला रहे हैं और उसमें हम 108 बेड का कोविड सेंटर है, उसमें हम यहाँ भी देख रहे हैं कि क्या क्या परेशानियां खासतौर से गरीब व्यक्तियों को, मिडिल और लोअर कैटेगरी को आती है। तो सबसे पहले तो आपने यह बोला कि जो थर्ड वेव आएगी उसकी क्या तैयारी होना चाहिए। तो सरकार के स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर भी हमको यह सुनिश्चित करना होगा कि थर्ड वेव में, जो कि ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि यह बच्चों पे ज्यादा घातक रहेगी, तो उससे निपटने के लिए क्या क्या संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसा अभी की वेव में हमने देखा कि इसमें ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा लग रही थी, हॉस्पिटल्स में जाने की ज्यादा आवश्यकता पड़ रही थी, आईसीयू की ज्यादा हमने डिमांड देखी। तो इस प्रकार की परेशानी थर्ड वेव में नहीं आए, ऐसा प्रेडिक्ट करके और इसको एक फोरसाइट करके सरकार को और अन्य संगठनों को कार्य करना चाहिए। सेकेंड चीज जो आपने बोली कि एक जो दूसरा छोटा तबका है उसको कैसे बचा जाए। देखिए, ये मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं। ऐसे 4 प्रकार के दस्तावेज होते हैं जिनको यदि व्यक्ति लेके आता है तो उसका पूर्णतः निःशुल्क इलाज किया जाता है। यह बहुत कम लोगों को मालूम है। जिसमें एक आयुष्मान कार्ड है, दीनदयाल अंत्योदय कार्ड है, उसका बीपीएल कार्ड है, और एक चौथा एक और कार्ड होता है जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ। ऐसे 4 प्रकार के दस्तावेज होते हैं। यदि वह किसी भी सरकारी या प्राइवेट एफिलिएटेड हॉस्पिटल में जाता है और 4 प्रकार के दस्तावेज लेके जाता है तो उसको 5 लाख तक का इलाज फ्री मिलता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष से उसे 50 लाख रुपए से ले 50,000 रुपए से लेकर लाख रुपए तक की सहायता तुरंत मिल जाती है। रेड क्रॉस से 25-50 हजार रुपए उसको इमीडिएट मिल जाते हैं। तो इस विषय पर हमको समाज को जागरूक करना होगा। मैं आपको एक छोटा सा विषय बताता हूँ। मेरा ड्राइवर, चूंकि हम जिस संस्था से जुड़े हुए हैं वहां पर आयुष्मान कार्ड भी बनते हैं, उसे खुले हुए 2.5 महीना भी हो चुका है। मैंने ड्राइवर से पूछा कि भाई आपका आयुष्मान कार्ड कहाँ है, परिवार का कहाँ है? कहना साहब मैंने नहीं बनाया। तो आज मैंने अपने सामने उसका कार्ड बनवाया। उसका कार्ड बनते से ही वह यह चीज इंश्योर हो गई कि उसका 5 लाख रुपए तक का पूरे भारतवर्ष में किसी भी एफिलिएटेड हॉस्पिटल में इलाज फ्री हो जाएगा। इवन बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी तक की सरकार फ्री करा रही है। तो इस प्रकार की हमको एजुकेशन एंड रूट तक, अंतिम स्तर तक देना होगी। हाँ, मेरा एक और प्रश्न है कि जो निम्न वर्ग है उसमें सबसे ज्यादा खाने पीने की तकलीफ आ जाती है, और लॉकडाउन में जब सामान की कीमत बढ़ जाती है तो इन लोगों को मेंटल स्ट्रेस इतना हो जाता है। देखिए, निम्न वर्ग ना ये ऐसी ओपन हार्ट सर्जरी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन इससे फ्री है, क्योंकि वो इतना मेहनत करते हैं कि वो बीमारियां सिर्फ अपर क्लास को या अपर मिडिल क्लास को ही होती है। इनमें क्या होता है, इनमें खाने पीने की ही तकलीफ आ जाती है। जैसे ही लॉकडाउन में सामान की कीमत बढ़ी, इनका पूरा बैलेंस खराब हो जाता है। दूसरा, जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं गांव के, वो कहते हैं हमने इतना खेतों में सामान उगाया था, सब्जी भाजी जो उगाई थी वो सब हमको वहीं के वहीं डंप करना पड़ी। तो किसान को भी नुकसान हुआ और इधर यहाँ की जनता को भी नुकसान हुआ जो शहर में है। तो ऐसी कोई व्यवस्था हो कि लॉकडाउन भले ही हो पर किसान को भी नुकसान नहीं हो और इधर हम शहर में भी लोगों को खाने को मिल जाए, क्योंकि खाने से ही तो इम्यूनिटी बनती है। हमने अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही रोक दिए तो दोनों तरफ नुकसान है, किसान को भी नुकसान है और इधर कंज्यूमर को भी नुकसान है। हाँ जी, 1 मिनट, इसका अगर अभय जी
मेरे को अनुमति दें तो इस हाँ प्लीज प्लीज सर प्लीज। इस विषय पे मैं उत्तर देना चाहूंगा। देखिए, हमारे देश में वसुधैव कुटुंबकम का बहुत पुराना सिद्धांत है, जिसको मानकर बहुत सारी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, मंदिर, गुरुद्वारे, बहुत सारे ऐसी सामाजिक प्लेटफॉर्म है जो ये काम करते हैं। मेरा ये बहुत अटूट विश्वास है कि ऐसी किसी भी पैंडेमिक की स्थिति में, क्योंकि हम खुद अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, हमको जो भी फंडिंग या राशन की मदद करनी है हमको उस संस्था की करनी चाहिए। गुरुद्वारे में पहुंचा दें हम एक बोरी आटा, हम, क्योंकि हम रोटियां बना के 20 मजदूरों को ढूंढ के उन्हें नहीं दे पाएंगे और हम उनके घर खाना नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर ये एक कम्युनिटी किचन का कॉन्सेप्ट है, जो कम्युनिटी किचन ही है, गुरुद्वारों में जो लंगर लगते हैं या मंदिरों में या माता के मंदिर में लंगर लगते हैं, वो कम्युनिटी किचन है। बिल्कुल सही, वो सबका किचन है, वो साझा चूल्हा है वो। अगर हम सब लोग वहां अपनी अपनी सामग्री पहुंचा दें और लोगों में सिर्फ ये एक बार न्यूज फैल जाए कि जब भी ऐसा कोई संकट आएगा, भोजन यहाँ ये सिटी में 50 जगह हैं जहाँ भोजन मिलता है, तो आपके मोहल्ले के पास का जो सेंटर है आप वहां जाएं, आपको भोजन निःशुल्क मिलेगा, दवाइयां निःशुल्क मिलेंगी। हमको इस मॉडल पे काम करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अगर आप मेरी बात को माने तो ये बहुत कामयाब होगा। मैं इसका आपको रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। मेरी उस दिन मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी जो बहुत सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल रिटायर हुए हैं, वो ही रिटायर्ड एज डीजीपी राजस्थान पुलिस, और मेरी उनसे बात चल रही थी तो उन्होंने मेरे को कहा कि यार राजस्थान में ऑक्सीजन के प्लांट क्यों नहीं लग पाए, जब लास्ट ईयर से गवर्नमेंट कह रही है कि भाई सेकेंड वेव भी आएगी और ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगे। तो उन्होंने मेरे को जो उत्तर दिया, मैं उससे एकदम, मतलब मैं अवाक रह गया कि उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब स्टेट्स को फंडिंग करी थी, जहां जहां सेंटर से मित्र वाली सरकार थी वहां पर तो लग गई, जहां मित्रता वाली सरकार नहीं थी वहां पर ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगे। और उन्होंने मेरे को जो सुझाव दिया, मैं उसको सुझाव को सुन के हैरान हो गया कि एक नॉन सिख ने ये जवाब दिया, मुझे बहुत गर्व दिया। उन्होंने मेरे को बोला कि अगर इसकी जगह गवर्नमेंट गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी को बोल देती कि पूरे हिंदुस्तान में आपको ऑक्सीजन प्लांट लगाने हैं, तो एक भी स्टेट नहीं बचती जहां पर 20-20, 50-50 प्लांट ना लगे होते। तो हमको इन पे वर्क करना पड़ेगा। हमको मंदिरों को और हमारे जो इस तरह के जो आस्था के केंद्र हैं उनमें अपनी सेविंग्स को और वहां से वो काम आगे बढ़ सकता है। और हमको ये वसुधैव कुटुंबकम का जो सिद्धांत है वो इसी रूप में लागू करना पड़ेगा। हमारे पास बची हुई दवाइयां हम वहां दे आए, हमारे पास बचे हुए कपड़े हम वहां दे आए, हमारे पास नए कपड़े हम वहां दे आए। हमें मालिक ने बहुत कुछ दिया है, हमें नए कपड़े नहीं पहनेंगे कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर वो बच्चों को कपड़े मिल जाएंगे जो गरीब आदमी को, तो उसको बहुत मदद मिलेगी। तो मेरे ख्याल से सुषमा जी, आपका मैंने प्रश्न का उत्तर दिया है और इसको काम बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया। और भी जो कोई बोलना चाहते हैं तो प्लीज। मैं बोलना चाहता हूँ। व्यास जी व्यास अभय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे बीच में आने के लिए। और बहुत सारी बातें बड़ी अच्छी हुई हैं, कई जहन में प्रश्न उठते रहे हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी को लेके निकलते हैं, देश की ताजा स्थिति को लेके निकलते हैं, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। मैं आपसे सिर्फ दो बातें पूछना चाहता हूँ। एक तो पहली बात तो ये कि हम हमेशा ये सुनते आए हैं, हालांकि उस विषय पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हमेशा ये सुनते आए हैं कि भाई खूब उपभोग करो और खूब सारा कमाओ तो देश की अर्थव्यवस्था अच्छा चलेगी, सबको खूब सारा रोजगार मिलेगा और देश माला माल हो जाएगा। एक कंसेप्ट अर्थशास्त्र का ये है। और दूसरा जो कंसेप्ट है, जिसको हम दूसरा स्टेज कहते हैं, जिस पे हम चर्चा कर रहे थे कि शायद हम अभी तक भारत में इसीलिए जीतते आए हैं कि हमने अपने पैसे को भी बचाया, अपने अनाज को बचाया, अपने मूल्यों को बचाया। तो अब कोविड के बाद हमको क्या करना चाहिए? हमारी आर्थिक गतिविधियां, हमारा आर्थिक व्यवहार कोविड के बाद या कोविड के समय में हमें क्या अब अपने पुराने उन्हीं मूल्यों के साथ चलते हुए आगे बढ़ना चाहिए तो हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ पाएगी दुनिया के अंदर, या हमें फिर जो नए विचार जिस पे वर्ल्ड इकोनॉमी काम करती है कि खूब सारा कंजम्पशन कीजिए, खूब सारी चीजें कीजिए, क्या करना चाहिए? आप इस प्रश्न का जवाब दें। फिर एक छोटा सा प्रश्न जो हम सबसे संबंधित है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, प्लीज। जी, तो पहले तो डॉक्टर यशपाल व्यास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ इन सभी विदुषियों के समक्ष अपनी बात कहने का मौका दिया।
तो देखिए क्या है, कोई भी विचार परफेक्ट नहीं है, कोई भी विचार अंतिम नहीं है। हमें सभी विचारों के बीच, सभी आइडियोलॉजी के बीच बैलेंसिंग करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पुराणों में भी कहा गया है अति सर्वत्र वर्जित। यदि हमने कंजम्पशन छोड़ दिया और सिर्फ बचत की आदतों को पीछे लग गए तो वह भी गलत है, और यदि बचत पूरी बंद करके उपभोग करने में लग गए वह भी गलत है। तो इसलिए हमको एक बैलेंसिंग वे हमको अपनाना पड़ेगा, ताकि बाजार भी चलता रहे और हमारी कंटिजेंसी के लिए एक रीजनेबल अमाउंट भी बचत के रूप में हमारा एक फंड इकट्ठा होता रहे। तो मेरा ऐसा मानना है कि दोनों ही विचार सही हैं, वो दोनों को ही हमें फॉलो करना चाहिए, फिर सिर्फ जरूरत है एक बैलेंसिंग की। अब एक प्रश्न जो हम सबसे जुड़ा हुआ है आज की तारीख में, और शायद हम सब लोगों के मन में हर रोज उठ रहा है। रोज हम जब अखबार उठा के देखते हैं तो पेट्रोल हमें छलांग लगाता हुआ दिखता है। दुनिया में हमें नहीं पता पेट्रोल के क्या हाल है, लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूं कि पूरी दुनिया में अभी सारी दुनिया का चक्का जाम है। पेट्रोल का कंजम्पशन उतना नहीं है। डिमांड और सप्लाई वाला अगर हम नियम देखें तो पेट्रोल की प्राइसेस कम होना चाहिए। क्या इसके पीछे कुछ गणित है या कोई कारण है, या हम सब से क्या हो रहा है? थोड़ा सा आप इस पे बता सकते हैं? देखिए, इसका जो इनहेरेंट पार्ट सभी सुनना चाहते हैं, मैं आपके समक्ष बताना चाहता हूँ कि इंडिया में हाईएस्ट एवर टैक्स जो लगता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे लगता है, और इट इज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, यदि हम गवर्नमेंट के पक्ष की बात करें। ये तो एक पहला प्रश्न हो गया। तो इट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड सच ह्यूज प्राइजेस। सेकंड प्रश्न जो है कि अब हमको पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे डिपेंडेंसी कम करना होगी, इसलिए अल्टरनेट रिसोर्सेज की बात की जा रही है, अल्टरनेट रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात की जा रही है। ई व्हीकल की हम बात कर रहे हैं, अन्य व्हीकल की। तो ये समझ लीजिए कि जो इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो कंजम्पशन है ये भारत में 10 से 15 साल का और बचा है। तो आने वाला भविष्य निश्चित रूप से अल्टरनेट एनर्जी रिजिम का है। अच्छा, तो जो आपने जो प्रश्न पूछा कि सब जो इतनी हाईएस्ट प्राइजेस भारत में क्यों हैं, जबकि क्रूड की प्राइस कम हो जाती है, उस टाइम भाव कम क्यों नहीं होते हैं, लेकिन क्रूड की प्राइस जब बढ़ने लगती है तो इमीडिएट प्राइस हाइक हो जाती है। तो इसमें गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ अर्निंग का एक महत्व है, और मैं गवर्नमेंट को भी ब्लेम करना नहीं चाहूंगा। जब हम गवर्नमेंट की बैलेंस शीट देखते हैं, गवर्नमेंट का बजट देखते हैं, आप कोई भी व्यक्ति जो अभी 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत हुआ है, आप सिंपल उसके आंकड़े देखें तो बैलेंस शीट के दोनों पक्षों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। सरकार के लिए भी एक कहीं ना कहीं मजबूरी है कि एक विलासिता वाली चीजें या ऐसी चीजें जिसपे इनडायरेक्ट, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स का बहुत बड़ा योगदान होता है टैक्स कलेक्शन में, और इनडायरेक्ट टैक्स जब व्यक्ति देता है तो उसको यह एहसास नहीं होता है कि उसने टैक्स दिया है। तो सरकार की अपनी मजबूरी है, सरकार को क्या करना चाहिए, हम इस प्रश्न पे नहीं जाएं। तो टैक्सेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। वही हम मन में हमेशा यही आता था कि हमारे धर्मेंद्र जी वहां से ओएनजीसी से खूब सारा तेल निकलवा के भिजवा रहे हैं और हम सबको बड़ा महंगा मिल रहा है, तो बहुत चिंता होती थी। लेकिन आई थिंक जो मेरे मन में भी एक विचार उठता था कि कहीं थोड़ा रेवेन्यू कलेक्शन भी होगा, और शायद आप इस बात से जो आपने बात कही, मुझे ऐसा लगता है कि शायद सरकार की ये पॉलिसी है कि हमको पेट्रोलियम ड्रिवन जितने व्हीकल्स हैं उनसे हेजिटेट करना चाहती है। क्या ये सही है? डेफिनेटली उसको डिस्करेज करने के लिए भी कहीं ना कहीं सरकार इस पे भाव कम नहीं कर रही है, इसमें टैक्सेशन का रेट कम नहीं कर रही है। क्योंकि अब आप देखिए ना, जितने भी हाइब्रिड व्हीकल्स बाजार में बहुत आ रहे हैं, हाइब्रिड के बाद में जो ई व्हीकल्स हैं वो लॉन्च होने लगे हैं, वो फॉरेन कंट्रीज में तो सक्सेसफुली चल रहे हैं। तो भविष्य तो इसी का ही है अनडाउटेडली। पुरी साहब बैंकर हैं, पुरी साहब बताएंगे कि जो बैंकर्स हैं वो अब नई टेक्नोलॉजी में ही फाइनेंस कर रहे हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी को वो डिस्करेज करते हैं। बैंकों में एक इंटरनल पॉलिसी होती है किस सेक्टर में फाइनेंस करना, किस में नहीं करना। पुरी साहब, पूरा मार्केट ही, थैंक यू वेरी मच, पूरा मार्केट ही टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है अभय जी। नॉट ओनली बैंकिंग, एवरीवेयर द टेक्नोलॉजी इज ड्राइविंग द ग्रोथ। मैं एक अभी जो प्रोफेसर यशपाल शर्मा जी की पेट्रोल की बात थी, उससे मेरे मन में एक विचार आया कि हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर इतना बवाल मचाते हैं या इतना रिएक्शन देते हैं, और कि हमको मालूम है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहाँ से करेगी, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा। तो उत्तर में दिया भी है। मैं छोटे छोटे 3-4 प्रश्न पूरे हाउस के सामने रखना चाहता हूँ
क्या हम अपने बच्चों की शादियों पर जिस तरह से पैसा खर्च करते हैं वो वाजिब है? नंबर 1। नंबर 2, कोविड के पीरियड में जिन अमीर लोगों के परिवार के कोई सदस्य गए हैं, मैंने अखबार में उनके 2-2 पेज के फोटो, इतने इतने फोटो छपे हुए और उनकी बायोग्राफी छपी हुई देखी है। अखबार वाले को दिए होंगे कम से कम 20 लाख रुपए के लिए। क्या वो किसी कोविड पेशेंट्स की मदद नहीं कर सकते थे उस 20 लाख रुपए से? उनके लिए वो एक बहुत बड़ा एक प्रेस्टीज का विषय था कि हमारे घर के सदस्य का अंतिम संस्कार का और इसका श्रद्धांजलि का इतना बड़ा पेज एक निकले। हम अपने अंदर तो अपने अपना चेहरा आईने में नहीं देखते हैं। हम शादियों पे क्यों 5-5 करोड़ की शादियां करते हैं, क्यों 2-2 करोड़ की शादियां करते हैं? फूड डस्टबिन में फेंका जाता है, हम क्यों करते हैं वो? क्या 2 लाख रुपए में शादी नहीं होती है? बाकी का पैसा हम समाज में क्यों नहीं खर्च करते हैं? हमको ये वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत अपनाना पड़ेगा, कम्युनिटी किचन को अपनाना पड़ेगा अगर हमको आगे जाना है तो। अगर हम हर चीज के लिए सरकार की तरफ देखते रहेंगे तो सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो रातों रात आपके लिए कुछ रिसोर्सेज पैदा कर देगी। समाज का भी अपना एक दायित्व है, समाज को अपने रिसोर्सेज क्रिएट करने पड़ेंगे। जापान में जब अंडों का रेट मार्केट में अचानक बहुत तेज हो जाता है, गवर्नमेंट की तरफ कोई कुछ नहीं देखता है, पूरा समाज अंडे खरीदने बंद कर देता है। 3 दिन में पोल्ट्री की अक्ल ठिकाने आ जाती है, पोल्ट्री इंडस्ट्री की, और अंडे का रेट धरातल पे आ जाता है। यही वो टमाटर के साथ करते हैं, यही वो एप्पल के साथ करते हैं। हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि अगर प्याज का रेट बढ़ रहा है तो हम देखते हैं 10 किलो 20 किलो खरीद के रख लो यार, पता नहीं कल को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम उससे उस प्राइस मूवमेंट को और मदद देते हैं, प्राइस को अपवर्ड मूवमेंट को और मदद देते हैं। इंस्टेड के हमको खरीदना छोड़ देना चाहिए। प्याज अगर 1 हफ्ता 10 हफ्ता नहीं खाएंगे तो कोई हमारा खाना ऐसा बेकार नहीं बनेगा। बहुत से समाज हैं जहां पर बिना प्याज का खाना बनता है, जैन समाज एक उनका उदाहरण। तो हमें अपनी आदतें भी सुधारनी पड़ेगी। हमारे घर में 5-5 कारें हैं, क्यों, क्या जरूरत है हमको 5 कारों की? फिर हम पेट्रोल की बात करते हैं। हमको जरा सा पास जाना होता है, हम मोटरसाइकिल उठा के जाते हैं। मेरी वाइफ जर्मनी गई थी किसी काम से, अपने प्रोफेशनल वर्क से के रिलेशन में। वो जिनके घर में ठहरी थी, उनके घर में उन्होंने देखा कि मोहल्ले की 5 लेडीज ने आपस में कार पूलिंग कर रखी है, और उनको जब भी मार्केट जाना होता है वो सब डिसाइड करते हैं, तो एक लेडी का कम से कम 20 दिन बाद नंबर आता है, क्योंकि डेली वो बाजार जाते ही नहीं है। वो इतने सिस्टमेटिक है, कागज पे लिखते रहते हैं, फिर एक दिन तय करते हैं हमने जाना है। हमको यहाँ पड़ोस में जाना होता है तो मोटरसाइकिल उठाते हैं, स्कूटर उठाते हैं, कार उठाते हैं, हम पैदल भी नहीं चलते हैं। हमारी हेल्थ पे भी उसका टोल आ रहा है। ये डॉक्टर साहब भी बता सकते हैं कि हम कितने लेथार्जिक कौम होते जा रहे हैं। अगर यही रहा तो हम डायबिटीज के, तो हम सबसे बड़े कंसंट्रेशन है वर्ल्ड में एक जगह पर। हम ओबेसिटी में यूएस को मात कर देने वाले हैं थोड़े दिनों। क्या रहे तो किसी ने वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में कोई प्रश्न पूछा भाई जी, उनका उत्तर जी एक सवाल इसमें है, can you suggest some sectors where maximum employment can be generated in the pandemic so as to support low middle income groups? सर ऐसा कोई सा हम सेक्टर कैसे देखें जिसके अंदर, जो मैं आपका प्रश्न को समझ पा रहा हूँ कि जो कि पेंडेमिक के टाइम सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र हो, राइट, है ना? तो पेंडेमिक के दौरान सर्वाधिक रोजगार देने वाले क्षेत्र वही हो सकते हैं जिसमें मशीनरी का कम उपयोग हो और मेन स्किल का ज्यादा उपयोग हो। तो हमको इस प्रकार के सेक्टर्स देखना होंगे, और इस प्रकार के सेक्टर्स भी हमको देखना होंगे जो जिसका कंजम्पशन इमीडिएट होता हो और जो कि रिकरिंग डिमांड वाले सेक्टर्स हो। तो इनको सेक्टर्स को लिस्टेड तो ऐसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनको सरकार को या सामाजिक संगठनों को इस बात पे विचार करना होगा कि जो भी ड्यूरिंग दैट पेंडेमिक कंजम्पशन हो रहा है वह कंजम्पशन लोकल मार्केट के द्वारा ही उस कंजम्पशन की सप्लाई हो। मेरा ऐसा विचार है। क्वेश्चन है, वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बात करना चाहते हैं वो, कि वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स कुछ खोले जाएं जिससे लोगों को जो हायर एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वो वहां पर अपनी ट्रेनिंग या पढ़ाई कर सकें। देखिए, वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में मैंने बोला भी था कि भारत में सबसे ज्यादा आवश्यकता स्किल डेवलपमेंट की है। सरकार का खुद का एक स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वो सरकार, राज्य सरकारों के द्वारा और केंद्र सरकार स्वयं इस बारे में अलग अलग विभिन्न सेक्टर पे अलग अलग मोर्चों पर योजनाएं लेकर आती है।
तो निश्चित रूप से वोकेशनल ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमारे यहाँ पे व्यक्ति भले से इंजीनियर नहीं बन पाए, लेकिन वह एक अच्छा प्लम्बर बन सकता है, अच्छा इलेक्ट्रिशियन बन सकता है। यदि वो मैकेनिकल इंजीनियर नहीं भी बन पाए तो भी एक अच्छा मिस्त्री बन सकता है। तो अच्छा मिस्त्री वही बनेगा जो कि वोकेशनली ट्रेंड होगा। तो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। और यदि हम समाज के इस वर्ग की स्किल डेवलप कर पाए तो एक बहुत अच्छा ट्रेंड वर्कफोर्स हम तैयार कर पाएंगे। राकेश जी का कोई प्रश्न है? सुषमा जी, राकेश हाँ जी, वो राकेश सेन जी कहना चाहते हैं। राकेश जी, आप आमंत्रित हैं। जी नमस्कार। मैं आप लोगों का सब सुन रहा था तो मेरे को थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हुआ कुछ मेरी तरफ से, मैंने बोला आपसे 2 मिनट लेके मैं ऐड करता हूँ। हालांकि काफी चीजें कवर हो गई हैं, बट मेरी तरफ से 2 चीजें थी। एक क्वेश्चन आया था कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं जबकि क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो रहा है, तो हमारे यहाँ दाम क्यों नहीं कम हो रहे हैं? मैं सिर्फ आई थिंक एक सज्जन ने पूरा बताया कि इसमें टैक्सेस हैं और टैक्सेस बहुत हाई साइड में इंडिया में इस वजह से होता है। खाली मैं एक आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज की तरफ। ये इंडेक्स स्कोर है जो इंडिया में चलता है, जो मार्केट ड्रिवन प्राइसेस बोलते हैं। इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक गवर्नमेंट की रेवेन्यू, वो फिक्स होती है, और दूसरा होता है क्रूड ऑयल प्राइसेस। अगर आपका क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो रहा है और कंजम्पशन भी कम हो रहा है तो आपका प्राइस कम नहीं हो सकता, प्राइस बढ़ेगा। नेट का इशू आ गया है, नेट अटक गया इनका। जो आज पेंडेमिक में हो रहा है कि क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो रहा है, कि जितने संपन्न लोग हैं, जितने संपन्न लोग हैं उनको कोशिश करनी चाहिए इसका कंजम्पशन बढ़ाने की, क्योंकि इससे 2 बेनिफिट होते हैं। जितना कंजम्पशन बढ़ाएंगे उतना ये फ्यूल का प्राइस कम होगा, फ्यूल का प्राइस कम होगा, लॉजिस्टिक का प्राइस कम होगा, लॉजिस्टिक का प्राइस कम होगा तो जितनी भी कमोडिटी होती है इनकी प्राइसेस कम होगी, जो नीचे तबके लोगों को बेनिफिट करेगी। तो ये एक मेरी तरफ से एक सुझाव था ऐसा बोलने का। और दूसरा मेरा एक ये था, एक सज्जन ने एक क्वेश्चन पूछा कि ये पेंडेमिक में ऐसा कौन सा सेक्टर है जहाँ पे मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। हालांकि इसमें मैंने पर्सनली काफी इसमें काम किया है, पिछले 1-1.5 साल में हमारी कंपनी ने काफी काम किया हुआ है और इसमें काफी रिसर्च भी हुई है। ये बड़ा क्लियरली निकल के आया हुआ है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, रातों रात ऐसा बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। और ये क्वेश्चन जो है ये आज की स्थिति के लिए है कि इमीडिएट क्या हो सकता है। एक बहुत अच्छी चीज निकल के आई हुई है कि यहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, ट्रेडर सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ी चीज है लॉजिस्टिक, जो आज की डेट में मिसिंग है, स्पेशली पेंडेमिक। आज बहुत सारे लोग हैं जिनके पास काम नहीं है और हमारे जैसे लोग हैं जो चाहते हैं हर चीज घर में आ जाए। शहरों में तो ये फैसिलिटीज हैं बट छोटे शहरों और गाँव में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आज की डेट में हर आदमी चाहता है कि उसे घर में आ जाए ताकि वो सेफ रहे। एंड बिलीव मी, दिस सेक्टर इज कॉल्ड द लॉजिस्टिक सेक्टर, जहाँ पे कुछ भी नहीं है। जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको छोटी सी मदद देनी है, उनको एजुकेट करना है। वो सारा सामान जो है वो छोटे लोगों से लेकर के आप तक पहुंचाएंगे। आप खुश होकर प्राइस भी पे करेंगे, उनकी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वो या तो वेजिटेबल प्रोड्यूस कर रहे हैं या ट्रेडर कम्युनिटी है उनका भी फायदा हो रहा है। आज जो हम कर रहे हैं संपन्न लोगों को, बहुत सिलेक्टेड लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, बट अगर इन लोगों की हम हेल्प करेंगे तो मेरे ख्याल से लार्जर पॉपुलेशन इसमें अफेक्ट होगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देखता हूँ। एक मुंबई शहर में 2 कंपनी है, इजॉन एंड डंजो। ये एक्चुअली में क्या नाम बड़े विदेशी लगते हैं बट है इंडियन। ये 2 बच्चे हैं, इंजीनियर्स उन्होंने बनाए हुए हैं और इन्होंने एक छोटे से ऐप बनाए हुए हैं। छोटा ऐप है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, मुश्किल से 7-8 हज़ार रुपये लगाए होंगे उन्होंने इस ऐप में क्या किया, जितने शॉपिंग मॉल में लड़के लड़की काम करते थे वो सारे बेरोजगार हैं, उन सबको बुलाया कि बॉस हमसे जुड़ जाओ, आपको और मेरे को किसी भी दुकान से सामान खरीदना है या कहीं से कुछ लेना है, आप उस ऐप में ऑर्डर कर दो, ये बच्चे वहां पे जाके पिक करके आपको दे देंगे और नॉमिनल डिलीवरी चार्ज आपसे चार्ज करेंगे। ना आपको घर बैठे सामान मिल रहा है, इनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और वो ग्रोसरी वाला या वो जो फूड प्रोड्यूस कर रहा है उसको उसकी कमाई मिल रही है। आप देखिए इकोनॉमी बिल्कुल सही तरीके से चलेगी इस मामले में, और आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ, बैठे बैठे इतने लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहे हैं। सो ऐसी कुछ चीजें हैं जो काफी सबको हेल्प कर सकती हैं। ये जो लो, इन सबको हम बोलते हैं कि ना लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न आइडियाज, जिसमें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं होते हैं और रिटर्न बहुत ज्यादा होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जैसे लोग जो थोड़े से अपर क्लास मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, एजुकेटेड हैं और संपन्न भी हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम 20-25-30 हज़ार रुपये इन्वेस्ट भी कर दें इन सब चीजों में। मार्केट में काफी लोग हैं जो खाली इन्वेस्ट नहीं कर सकते बट दिमाग बहुत है। आई थिंक हम उन लोगों की अगर हेल्प कर दें तो जो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट स्पेशली पेंडेमिक में मिले,
इमेजिन वी कैन मल्टीप्लाई दिस। तो ये मेरे व्यूज थे। आई थॉट कि मैं ये रखता हूँ स्पेशली आप सबको सुनने के बाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच राकेश सेन जी। आप सबको जान के खुशी होगी कि राकेश जी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में टॉप से 3rd पर्सन है, और वो इतना देश के बारे में सोचते। पूरी महिंद्रा कंपनी का ही पूरी फिलॉसफी चलती है। तो अभी समय होने आया है, मैं रविंद्र पहलवान जी से अनुरोध करूंगी कि सर प्लीज आप आए और अपने आशीर्वचन दें। नमस्कार। आज के वक्ता महोदय ने इस ग्रुप के लिए एक नई विषय के ऊपर बहुत ही एथेंटिक जानकारियां दी हैं और हमारे ज्ञान के अंदर वृद्धि की है। मैं अपने आप को बहुत ही लाभान्वित महसूस कर रहा हूं और उनके वक्तव्य की, उनके जो ज्ञान है उसकी प्रशंसा करता हूं। ओम शांति। थैंक यू सो मच। मैं GS सिंह साहब से अनुरोध करूंगी कि वो आभार प्रदर्शन करें, जो सृजन के सिंह साहब। हाँ जी जी, आज आपको आभार प्रदर्शन। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी। मेरा एक, वैसे तो प्रश्न कई उठते थे, लेकिन मेरे मन में जो दो अब तक जो आपसी विचार विमर्श हुआ है, उसमें मेरा पहला प्रश्न है, संशय है, प्रश्न नहीं कह सकते, प्रश्न मैं अपने आप से कर रहा हूँ, तो इसमें सलाह लेना चाहता हूँ। अल्प बचत, मेरा अपना ख्याल है, जो मैं देख रहा हूँ, प्रैक्टिकली सोच रहा हूँ और आंखों से देख रहा हूँ कि अल्प बचत में बहुत बड़ी चीज बाधक बनी है हमारे बैंकों द्वारा कम ब्याज पर दिया जाने वाला ब्याज जो है लोन। आज बाइक के शोरूम में, आप कार के शोरूम में ये हालत हो गई, जहां पर मैं रह रहा हूं, जो आदमी साइकिल अफोर्ड नहीं कर सकता है वो बाइक खरीद रहा है, जो आदमी बाइक नहीं अफोर्ड कर सकता वो कार खरीद रहा है, स्टेटस सिंबल बन गया है। हर शोरूम में आप जाइए, हर बैंक के, खासतौर से ICICI या एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, उन्होंने अपने ऑफिस खोल रखे हैं लोन देने के लिए। अल्प बचत जब हम हर महीने हम किस्त देंगे जिसकी कि हमें आवश्यकता नहीं है, हम चलते साइकिल से रखे मोटरसाइकिल है, ये उसकी किस्त हमें देनी है, तो हम अल्प बचत कैसे कर सकते हैं? दूसरा, पहला तो ये प्रश्न मेरा है, जिसमें मैं जहां पर RTO ऑफिस में एक साल में 6,000 7,000 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन होते थे, जिस छोटे शहर में जहां मैं रह रहा हूँ, वहां पे 5 साल में 40,000 व्हीकल के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? आप देखिए, पूरे मोहल्ले में हर दरवाजे कार खड़ी है, उसको अपनी किस्त देनी है महीने की, लेकिन गाड़ी केवल स्टार्ट करता है बैटरी चार्ज करने के लिए, लेकिन लोन तो देना है उसे, लोन की किस्त देनी है उसको। तो हमारी इन बैंकों ने इतने कम ब्याज पर लोन बांट करके भी हमें बहुत बड़ा है। हम लोग, हर आदमी सोशल मीडिया पे, चाहे फेक न्यूज हो चाहे जो हो, इस पे विश्वास करते हैं और उसी पे हर काम करते हैं। हर आदमी ये सोच रहा है कि मेरा संवैधानिक अधिकार तो है, मौलिक अधिकार तो है, लेकिन मौलिक कर्तव्य नहीं है, न इसके लिए मुझे मिलना चाहिए। शायद नेट का इशू आ रहा है। देखिए जी, उसमें सिंह साहब एक बड़ी सीधी सी बात है, अगर लोन्स पे इंटरेस्ट कम है तो सेविंग्स पे भी इंटरेस्ट कम है, FD पे भी इंटरेस्ट कम मिल रहा है। तो आप अगर अल्प बचत की बात भी करते हैं कोई, तो आज की तारीख में अल्प बचत करके अगर बैंक आपको 3.5 या 4% ब्याज दे रहा है, या 4.5% ब्याज दे रहा है मैक्सिमम, उससे ऊपर ब्याज ही नहीं है, तो आप कौन सी सेविंग कर लेंगे? और उसकी कोई रियल वैल्यू है उस सेविंग की? वो तो इससे ज्यादा तो इन्फ्लेशन इंडेक्स है उसमें, तो वो उस तरह की सेविंग का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। तो
आपका माइक बंद है सर। हाँ, माइक, जीएस सिंह साहब अनम्यूट कर लीजिए। आपका माइक बंद है सर। नहीं, सिंह साहब आपको अनम्यूट करना होगा। हाँ, आई आवाज में? यस। पुलिस साहब, हो सकता है पुलिस साहब मैं गलत हूँ, लेकिन मैं आपको अपना उदाहरण दे रहा हूँ। रिटायरमेंट के बाद जब मैं चंडीगढ़ पंजाब से रिटायरमेंट के बाद यूपी में आया, तो जो मुझे ब्याज पहले मिलता था साल मतलब महीने का 35,000 रुपए, वो मुझे मिल रहा है 25,000 रुपए। महंगाई हमारी अप साइड जा रही है। आप देखिए, जो हर आदमी की सैलरी 5वें वेतन आयोग ने, 6ठे वेतन आयोग ने, 7वें वेतन आयोग ने कहां से कहां पहुंचा दिया। पहले आदमी अपाहिज हुआ, फिर कमर तोड़ी गई, उसको पूरी तरह अपाहिज कर दिया इन कमीशन ने, 6ठे वेतन ने, 7वें वेतन ने। हमारी जो मासिक आय 35,000 रुपए थी, वो अपनी बचत पे रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिला उसका मुझे 25,000 रुपए महीने मिल रहा है। आय हो गई सर मैं इसको कट शॉर्ट करता हूं सर, समय की थोड़ी सीमा है। मैं समझ गया आपकी बात को। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब कंट्रीज डेवलपिंग स्टेज में होती हैं और जब वो अपने कदम डेवलप्ड स्टेज की तरफ बढ़ा रही होती हैं, डेवलप्ड कंट्री की तरफ, तो ये इंटरेस्ट रेट रिजीम हमेशा नीचे आता है। आपको जान के हैरानी होगी कि बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जापान है, यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं, जहां पर अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं उल्टा आपको एक चार्ज देना पड़ता है उनको। ब्याज तो मिलना दूर की बात है, उल्टा आपको एक रकम देनी पड़ती है सालाना के, मेरे पैसे को संभाल के रख रहे हो तो मैं आपको इतने पैसे देने को तैयार हूं साहब। तो वो तो आप भूल जाइए कि आपको कभी 10% ब्याज मिलता था एफडी पे, और अपने जो 35 का 25 बताया ना, उस पर भी मेरे को शक हो रहा है 35 से वो 8 पे आ गया होगा सर। आप ध्यान से देखिएगा सर। आपके में मिलता था तो 8,000 पे आ गया होगा। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है, तो मैंने डिपॉजिट बंद करवा दिए हैं। कोई बात नहीं पुलिस साहब, ये मैंने अपनी बात कही है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ये मैंने अपनी बात कही है। इंटरेस्ट रेट रह ही नहीं गए साहब, सेविंग का इंटरेस्ट कुछ रह ही नहीं गया एफडी का। मैं साहब दूसरी बात कही थी कि मौलिक, इस पे मेरे ख्याल अभय जी के विचार सुन लेते हैं इस पे, इंटरेस्ट रेट रिजीम पे। नहीं सर, मैं दूसरा मेरा था कि साहब मौलिक अधिकार के साथ में मौलिक कर्तव्यों पे मेरा दूसरा प्रश्न था कि उस पर भी हमें गौर करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा सर। देखिए, मेरा ऐसा सोचना है कि जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट, बैंक इंटरेस्ट रेट होता है, और जो मार्केट होता है जिसमें शेयर बाजार, वो दूसरे मार्केट होते हैं जिसका हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। तो मनी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, इन दोनों का बड़ा इनवर्स सा रिलेशन होता है, है ना। जब जब सेकेंडरी मार्केट बढ़ेगा तो मनी मार्केट अपने आप नीचे आएगा, और ये इनवर्स रिलेशनशिप मतलब ये बेसिक्स हैं इसके। तो हम कभी भी बैंक इंटरेस्ट रेट को गवर्न नहीं कर सकते हैं। बैंक इंटरेस्ट रेट मार्केट से ऑटोमेटिक ड्रिवन होता है। तो सब क्या है कि जब 11-12% का एफडी पे इंटरेस्ट था, जब ज्यादा रिटर्न मिला, अब कम हो गया है, तो आप अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट सोर्स पे जा सकते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन पे, नथिंग एल्स। यदि डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कम हुआ है तो लोन पे भी कम हुआ है। लेकिन साहब मेरा क्वेश्चन था, जो आदमी जो ब्याज पे पैसा ले रहे हैं बैंकों से और कार खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, जो कि मंथली अपने EMI नहीं दे पा रहे हैं, वो बचत कहाँ से करेंगे? सर इसमें हम बैंक को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं सर? ये नहीं, हम सब अपने आवश्यकता को, इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है। बैंक में नौकरी करने के बावजूद आज तक क्रेडिट कार्ड नहीं रखा जेब में। नहीं पुलिस साहब, मेरा अल्प बचत, मेरा प्रश्न था अल्प बचत पे। मैं एक सामान्य आदमी की अल्प बचत के लिए बात कर रहा हूँ कि बाकी हमें बैंक से कोई शिकायत नहीं है। आप मतलब किसी उससे कोई गवर्नमेंट से कोई शिकायत नहीं है। जो एक ऑर्डिनरी आदमी, एक सामान्य व्यक्ति, हम लोग अब तक हम लोग बात करते आए हैं मिडिल क्लास है, हायर क्लास की, सब लोअर क्लास की, और हमने देख के कोई बात नहीं कर रहे हैं हम कि सब लोअर क्लास जो है बचत कैसे कर पाएगा। आज 5,000 पैसा महीने कमाने वाला बाइक लेके घूम रहा है, 5,000 रुपये पर मंथ। वो साहब दिन भर बाइक से घूमता है, पेट्रोल खर्च करता है, और शाम को उसके बाद 200 रुपए घर में खाने के लिए नहीं होता है। बचत क्या करेगा वो आदमी? साहब मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं जहां पर उसने बाइक लेने के बाद में अपनी आय में 4 गुना वृद्धि कर ली है। बिल्कुल साहब की, बिल्कुल मशीनें ठीक करता है, वॉशिंग मशीनें ठीक करता है। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, उसके पास
मोबाइल फोन नहीं था, उसने जब मोबाइल फोन लिया उसके पहले उसकी दुकान के बाहर एक रजिस्टर पड़ा रहता था। जब भी मैं जाता था दुकान पे नहीं होता था, क्योंकि वो कोई न कोई मशीन ठीक करने गया हुआ है, उस पर लिख के आना पड़ता था। अब उसने मोबाइल ले लिया तो वो जहां पर होता है उसी एरिया की दूसरी कंप्लेंट अटेंड कर लेता है, मोटरसाइकिल भी खरीद ली। ऐसा नहीं है सर, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। ये हम अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन खुद लाना पड़ेगा अपने अंदर। क्रेडिट कार्ड पे या लोन पे वो कंपनी आवाज दे के नहीं कहती, आपकी गर्दन पकड़ के नहीं ले जाती कि आप लोन ले लीजिए। ये हमारी नैतिकता और हमारा खुद का स्वभाव हो गया है कि हम वो उधार पे लेके गुलगुले खा रहे हैं। पुरी साहब, मैं बात को लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ और समय का भी ध्यान रखना पड़ रहा है, लेकिन सच्चाई में भी कुछ जो मैं कह रहा हूँ साहब वो भी सच्चाई है। ठीक है सर, मैं सहमत हूँ। चलिएगा, कोई बात नहीं, लेट अस लेट अस एग्री टू डिसएग्री। हाँ, तो मैं पुरी साहब को वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। आपका अभय जी बहुत आभार, बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना कीमती समय निकाला। आप बहुत एक बिजी पर्सन है, मैं जानता हूँ, मेरी आज सुबह आपसे बात हुई थी, और आपने जिस रोचक तरीके से जानकारी दी है उस के लिए हम सब सदस्य आपको बहुत बहुत तहे दिल शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारी परंपरा है साहब कि हम सब आपको सल्यूट करेंगे, तो हम आपको सब सल्यूट करते हैं। चलो, प्रणाम सभी को, प्रणाम। अभय जी, काकानी खंडेलवाल एंड कंपनी की ओर से भी। हाँ सर, पहचान गए आपको मैं। बढ़िया है। गोविंद जी के विचार सुना हुए बहुत दिन हो गए मैडम। अगली गोविंद जी को कोई आप टॉपिक दीजिए, गोविंद जी के विचार सुनने हैं बहुत दिन से। हाँ बिल्कुल। कोरोना काल में अर्थ और कमाई की जगह मेरा सिर्फ ये है कि जितना सेवा से कमा लो वो एफडी ऊपर जाएगी। यस उसी में लगा हुआ हूँ और आपको भी उसी के लिए मोटिवेट करूंगा। साहब, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ गोविंद जी को, हमारे सीनियर मेंबर हैं, और ये इन्होंने सेवा कैसे करते हैं हमारे प्रोफेशन को इन्होंने सिखाया है। वेरी गुड। हम सबका आशीर्वाद ले रहा हूँ और अच्छे काम करने के लिए कोशिश पूरी, हम सब मिलकर कुछ अच्छा करेंगे देश के लिए। अच्छा जी, नमस्कार जी। नमस्कार। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।